आने वाले दिनों में यानी कि 6 नवंबर को और 11 नवंबर को बिहार में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन चुनाव के संबंधित बहुत सारी ऐसी बातें हैं, चाहे वो जातिवाद हो या फिर हमारे जो वोटर हैं वो कितने शिक्षित हैं, इनसे बहुत सारे मुद्दे हैं। इस पर हम बात कर सकते हैं। बात करने के लिए तो नेता बहुत सारे हैं, लेकिन एक आम आदमी इन सारी बातों के बारे में, इन सारे मुद्दों के बारे में क्या सोचते हैं, उनमें हम आज बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, उनसे उनका परिचय लेते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते। सर अपना परिचय आप खुद दें। मेरा नाम राजेश्वर ठाकुर जी। घर भोजोरा, बेलहर बांका, बिहार। आप जीविकोपार्जन के लिए क्या करते हैं? आप जीविकोपार्जन के लिए खेती करता हूँ और तथाकथित समय जो बचता है उसके लिए बाहर जाता हूँ। कहाँ जाते हैं बाहर? गुजरात। क्या आपको वहाँ काम करना पसंद आती है? पसंद तो नहीं आती, लेकिन यहाँ ऑप्शन है नहीं। कितने समय तक वहाँ रहते हैं आप? 8 से 9 महीना। परिवार के साथ? परिवार के साथ। ये परिवार के साथ रहना, वहाँ आपको बचत होती है? हाँ बचत होती है, पर तथाकथित बचत होती है। जो बचत होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। नहीं हो पाती है। तो फुल जो आपके बूढ़े माँ बाप हैं उसे भी लेके जाते हैं? नहीं, माँ बाप नहीं, पत्नी है और बेटे हैं और पुतहु लोग हैं, बच्चे हैं। अभी बिहार में चुनाव का माहौल है, नया पार्टी आए हैं, उन्होंने कहा है कि हमें, अगर आप मुझे जिताते हैं तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर कितना दम आपको लगता है इस बातों में? एक आम आदमी के रूप में आप क्या सोचते हैं? अब तक तो हम लोगों ने बहुत बार वोट दिया जी। और सभी लोगों ने इस तरह का वादा किया, भरोसे के रूप में हम लोगों ने देते आया। 15 साल में जो अपना रीजन देखा हूँ, 15 साल मैंने लालू का रीजन देखा, उसके बाद नीतीश का भी रीजन देखा। कहना और करना, ये दोनों में मैंने बहुत अंतर पाया। और जो बुनियादी चीजें हैं, बुनियादी चीजों पर ये लोगों का कहीं कुछ अमल नहीं हुआ, यानी कि ना ही उस तरह का इन लोगों ने कभी इश्यूज उठाने का प्रयास किया। यानी कि जो कह रहे अब तक जितनी पार्टियां रही, हमने भरोसा किया, उस पर वोट दिया, चाहे वो लालू की पार्टी हो या फिर नीतीश भाजपा की पार्टी हो। आप एक दूसरी नई पार्टी पर भरोसा करना चाहते हैं? एक बार भरोसा तो करना चाहिए। क्यों? हो सकता है ये वो उतना काम ना कर पाए या फिर कर ही ना पाए, क्योंकि इसको कोई अनुभव नहीं है ना, पॉलिटिक्स से कोई अनुभव ही नहीं है इनको। आशा और विश्वास तो रखना ही पड़े ना किसी न किसी पर, चूंकि प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक देश में सरकार को चुनना हम लोगों के लिए लाजमी है। क्या आप जन स्वराज के समर्थक हैं? मैं समर्थक नहीं हूँ, लेकिन उनका सिद्धांत और आइडियोलॉजी को मैं इन लोगों से अलग मानता हूँ। वो कौन सा सिद्धांत और आइडियोलॉजी है जन स्वराज का जो आपको पसंद है? वो एक ओरिएंटेड एजुकेशन की बात कर रहा है, कलेक्टिव लाइफ की बात कर रहा है और न्यू डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। नीतीश कुमार भी एक समय काफी पॉपुलर थी, उनकी पार्टी, लोग भर भर कर उनको वोट देते, तो उनमें क्या कमियां दिखती है आपको? सुशासन बाबू के नाम से वो जाने जाते हैं। आपको मैं बताता हूँ, फर्क यही है लालू जी के रीजन और इसके रीजन में। लालू जी के रीजन में फेडरलिज्म हॉबी था और इनके रीजन में प्रशासन हॉबी है। फेडरलिज्म मतलब गलत आदमी हॉबी था और इसके रीजन में प्रशासन हॉबी है। आज से 20 साल पहले हम लोग घर बनाने के लिए बालू को खरीदते थे, 500-400 रुपये में आ जाती थी। आज इसके रीजन में इसका तंत्र ही लग के 4000 रुपये में बालू हमें घर तक पहुंचाता है। मैं देख रहा हूँ कि वहाँ अपनी आंख से कि करप्शन पूरे रूप से सिस्टम पर हावी है। सरकार के डिपार्टमेंट के ही लोग करप्शन में हैं। पूरा तो क्या आपको लगता है कि अगर आप नीतीश को छोड़कर जन स्वराज को वोट देते हैं तो ये करप्शन रुक जाएगा? विश्वास तो कर रहा हूँ कि 75% तक तो। अभी जो हमने देखा, कांग्रेस है, राजद है, जदयू है, भाजपा है, एमोंगली किसी में कोई अंतर नहीं है। सभी पार्टियां एक दूसरे से ज्वाइंट है। वही तेजस्वी या लालू यादव की पार्टी नीतीश के साथ कोऑर्डिनेट होकर सरकार चलाया, वही भाजपा नीतीश के साथ कोऑर्डिनेट होकर सरकार चला रहा है। तो फिर मेरा मानना इन लोगों में कोई अंतर नहीं है। प्रशांत किशोर जी
को मैं आइडियोलॉजिकली ये समझता हूँ कि उसकी पार्टियां इन लोगों से अलग है। लेकिन कुछ लोग का कहना है कि प्रशांत किशोर जो है बीजेपी की पार्टी है, उसी ने इनको वही फंड कर रही है, वो ये बाद में उसी में जाके कोलेशन कर लेगी। ये कहना है, लेकिन वर्तमान में वैसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। यदि ये उसकी बी टीम है तो कहाँ भाजपा यहाँ कभी ओरिएंटेड एजुकेशन, कलेक्टिव लाइफ, न्यू डेमोक्रेसी की बात उठाया? नहीं, क्योंकि प्रशांत किशोर जात के आधार पर ब्राह्मण है, इस आधार पर शायद लोग कहते हो। मैं जात के आधार पर का एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, मैं लिटरेसी के आधार पर कर रहा हूँ। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? वो पढ़ा लिखा विद्वान आदमी है, तो क्या और उसकी समझ को मैं समझ रहा हूँ कि इस दिशा में उसका प्रयास है। क्या राजद और जेडीयू में पढ़े लिखे लोग नहीं है? हाँ, ऐसा तो है कि नहीं है, ऐसा मैं नहीं मान रहा हूँ, है, पर उसको इस मानसिकता से ऊपर उठने की जरूरत है। यदि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, क्या आप नहीं देख रहे हैं कि वंशवाद और परिवारवाद हॉबी है? आप पढ़े लिखे हैं तो आपको भी तो राजनीति करने का अधिकार है कि नहीं? ठीक है, जनस्वराज अभी नहीं है जिसमें वंशवाद नहीं दिख रहा है, लेकिन भविष्य में इनमें भी वंशवाद हो सकता है। जो अभी विधायक जीतेगा, बाद में फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा होगा। इसे आप तो रोक नहीं सकते। ये तो भारत की पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। ठीक है, आप जो कह रहे हैं इस बात को हम मानते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जो आप देख रहे हैं, अभी हम यदि देख रहे हैं कि रोड में इस जगह गड्ढा है, तो इस गड्ढे को देख के हम अपने अगल बगल से रास्ता तय करते हैं ना कि इधर से जाना है। तो आने वाला समय में यदि वो भी वही गलतियां करेगी तो आप उसको अच्छा थोड़े मानेंगे या हम अच्छा मानेंगे? गलत होगा तो मुझे विरोध करना है, चाहे जो भी पार्टियां हो। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि वो गलत नहीं कर रहा है। अच्छा, फिर इस समाज में आप एक एनालिसिस कीजिए, क्या पढ़े लिखे हैं? अभी ये सारी पार्टियां जो है सब जगह बोर्ड लगा दिया है, नो वैकेंसी फॉर ए न्यू पर्सन। आप नए आदमी के लिए आपको कहीं लग रहा है? आप देख लीजिए, अभी जातियां की जैसे बात कर रहे हैं आप, ये तो बात करना बिल्कुल एक तरह से कहिए बेईमानी है। जीतन राम मांझी आज क्या किया है? अपने बेटे को, अपने समधन को, पुत्र वधु को, सबको चुनाव में ला दिया है। सारे लोग इधर भी आ पाइएगा, वही कहानी है। ऐसा तो नहीं है कोई अछूता है। वो देखा है, इसकी सब कोई कर रहा है ना। तो फिर नए जो पढ़े लिखे, चाहे वो किसी जात से है, उसको ऑप्शन कौन लोग देगा? ये सवाल है ना। तो इसको मैं देख रहा हूँ अपने नजरिए से, लोगों का क्या नजरिया है कि वैसे लोगों को ये कोशिश किया है, जो समाज में पढ़ा लिखा लोग है, जिसका समाज के प्रति, देश के प्रति एक चिंतन है, वैसे लोगों को ये मौका तो दिया है। मैं नहीं मानता हूँ कि 100% ये सही कर रहा है, 10% गलत भी होगा जब आप थ्योरी में आएंगे, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल में आएंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि जनस्वराज में बहुत सारे लोग पैसे के दम पर आए। मैं नहीं मानता। नहीं मानते आप? ना, मैं नहीं मानता। जितने भी व्यक्ति हैं, जो तरीका है उनका सेलेक्ट करने का, उसी तरीके से आए हैं। हाँ, उसी तरीके से, कमेटी के द्वारा, कमेटी के ही द्वारा वो आया है। तो आपको, अगर हम अन्य पार्टियों की बात करें जो जात के आधार पर परिवारवाद कर रही हैं, तो क्या आपको लगता है परिवारवाद की देन भारत में कांग्रेस है? बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस ही एक पार्टी है जो भारत आजाद होने के बाद से पार्टी जो थी भारत में है वो कांग्रेस ही। उसके बाद बीजेपी आई, अन्य पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां आई। सारे पार्टियों को मौका कांग्रेस ही दिया है, और परिवारवाद को भी कांग्रेस ने ही बढ़ाया। कांग्रेस ने ही बढ़ाया है। तो अगर भारत में परिवारवाद को खत्म करना है तो इसको सुधार कांग्रेस को करनी पड़ेगी। कांग्रेस आज कहाँ है? फ्रंट फुट पर है? कहीं है? वो तो सब जगह बैक फुट पर है। कारण उसको पाने के लिए पूरा चीज है, लेकिन वो खोने के लिए उसके पास क्या बचा? वो तो सारा चीज खो चुका है। क्या है उसके पास? अभी अगर हम बेलहर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ के जो एक एमपी हैं थे, वो हैं ही गिरधारी लाल यादव जी, वो जेडीयू से हैं, और उनका बेटा इस बार जो है एमएलए में खड़ा हो रहे हैं, चाणक्य प्रकाश शायद नाम है उनका, वो खड़ा हो रहे हैं आरजेडी से। ये, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाप किसी और पार्टी में, बेटा किसी और पार्टी से, जनता इसे कैसे वोट देगी और कैसे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? तो भाई अपना अपना कहते कि हम बिजनेस कर रहे हैं, हम किसी पार्टी से खड़े हैं, हमें देखिए, पार्टी से मत देखिए। जब आप एक चीज जान लीजिए, वही उनका पिताजी सांसद, जब वो
लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो जदयू की टिकट पर लड़े। जनता या हम लोग जैसे लोगों ने मोदी और नीतीश के नाम पर जब उनको वोट दिया, वो कहीं आए भी नहीं क्षेत्र में प्रचार करने का, हमें वोट दीजिए। और ये सवाल उठाने के बाद उन्होंने कहा कि हमें वोट यहाँ की जनता नहीं दी है, मोदी और नीतीश के नाम पर दिया है। तो फिर आप उससे क्या आशा कर सकते हैं? कल उसका बेटा भी वही करेगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो आपने मोदी और नीतीश के नाम पर, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम पर वोट दिया, वो मत दें ना, आम जो लोकल कैंडिडेट है उसके नाम पर, उसके नाम पर दें, उसका चरित्र देखें, उसका चेहरा देखें, उसका सामाजिक एक्टिविटी को देखें। और जब आप ये चयन करना शुरू कर दीजिएगा, अभी एक एग्जांपल ले लीजिए कि गांव में जब आग लगती है तो गांव का लोग बुझाने आते हैं कि बाहर का लोग आते हैं? गांव के लोग आते हैं। गांव का लोग आते हैं। तो जब आप स्थानीय लोगों को नहीं पहचानेंगे, आप मोदी और नीतीश के नाम पर या अन्य चेहरे के नाम पर जब वोट देंगे, तो फिर आपका आइडियोलॉजिकली कोई काम नहीं होगा। अभी भी हमारी बात अधूरी रह गई। हम गिरधारी लाल यादव की बात और उसके बेटे की बात कर रहे थे। क्या आपको लगता नहीं कि इसमें जनता का दोष कम, पार्टी की दोष ज्यादा है? पार्टी को भी तो देखना चाहिए कि भाई हम उसके बेटे को वोट दे रहे हैं, जबकि उसका बाप किसी और पार्टी में था। हम इसके बेटे को कैसे वो हमारा भक्त, हमारा एक लॉयल नेता हो सकता है? ये पार्टी को भी सोचना चाहिए। पार्टी को तो जो सोचना है उसे पार्टी को कम सोचना है, जनता को सोचना है, बुद्धिजीवियों को सोचना है। कल आप ही जैसे हमारे जैसे बुद्धिजीवी जिनके साथ थे, आज उनका चरित्र नहीं रहा, अपने परिवार के लोगों को खड़ा कर दिया, तो मेरा चरित्र कहाँ जाएगा? ये हमारा और आपको सोचने का विषय है। कल हम उसके लिए वोट मांग रहे थे, आज उसके बेटे के लिए मांग रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि अपने आप को हम ठग रहे हैं? आने वाली पीढ़ियां जो है उसके साथ मैं गद्दारी कर रहा हूं? नहीं लग रहा है? तो जनता समझदार है कहाँ? उन्हें तो बस इलेक्शन के समय पैसे और मुर्गे मिलने चाहिए, बाकी तो वो फिर वोट किसी को भी दे देती है। उसके लिए हम और आप जैसे तथाकथित बुद्धिजीवी ही जिम्मेवार हैं। कैसे? इसलिए कि आज यदि हम कल उनके लिए वोट मांग रहे थे, आज उनके बेटे के लिए वोट मांग रहे हैं, और समाज में हम जाके कर रहे हैं कि ये काम करेगा, वो काम करेगा, आगे कुछ नहीं किया, तो फिर यदि हम इसको मोबिलाइज करते हैं तो मेरा दोष है, उसका क्या दोष? उसके लिए हम बुद्धिजीवी जिम्मेवार हैं। तो जब बुद्धिजीवी आगे नहीं आएगा तो समाज की दशा और दिशा थोड़े बदलेगा। वो तो समझाने की कोशिश करते, बहुत सारे लोग हैं जो जनता को अवेयर कराने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल टीवी है, न्यूज है, फिल्में देखते हैं लोग, वहां देख रहे हैं कि बार बार सरकार कहती है उन्हें ही वोट दीजिए जो आपके लोकल जिन्हें आप समझते हैं, फिर भी वो नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे लिए पैसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए कि आप एक चीज ये मान के चलिए, आप जिस दिन संजय बन जाएंगे, ये सारे जो अभी आप देख रहे हैं वो देखना बंद हो जाएगा। आपको संजय बनने की जरूरत, आप धृतराष्ट्र जब तक बने रहेंगे ये स्थिति बरकरार रहेगी। आप धृतराष्ट्र किन्हें बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र हम जब आप महाभारत के युद्ध में आपने देखा, धृतराष्ट्र को अपना आंख नहीं था तो संजय से पूछा करता था। नहीं, यहाँ धृतराष्ट्र आप किसे बोल रहे हैं? किसको? अभी धृतराष्ट्र बोला कि तो धृतराष्ट्र की जनता को बोल रहे हैं या नेता को बोल रहे हैं या बुद्धिजीवी बोल रहे हैं? हम बुद्धिजीवी को बोल रहे हैं भाई। बुद्धिजीवी, आप अपना आंख मूंद के काम मत करिए। आप संजय हैं, आप समाज को दशा और दिशा बदलने में हम भूमिका निभा सकते हैं। बुद्धिजीवी कौन है? अब समाज में ढेर सारे लोग हैं, अब किन्हीं को तो हम ये ठेका नहीं दे सकते हैं समाज को जागरूक करने का। आम जनता को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। जब तक वो जागरूक नहीं होंगे तो बुद्धिजीवी तो किसी पार्टी से जुड़े हुए तो उनके प्रचार करेंगे, चाहे वो बीजेपी के हो, जेडीयू का, आरजेडी को, तो वो तो अपना पैसे कमा रहे, परिवार पाल रहे हैं। बुद्धिजीवी तो हैं, ऐसा बात नहीं है कि बुद्धिजीवी नहीं है। वो हर चीज को समझते हैं और जो लोग नहीं समझते हैं उसको समझा सकते हैं। यदि नेता अपना चाल चरित्र और चेहरा बदल रहा है तो आप भी एक बार अपने बच्चे का, अपने परिवार का, बाहर रहने वाला लोगों को देख के एक बार अपना भी आप विचार बदलिए। वो तो भरोसा करके, तो फिर आप जब ये बदलेंगे तो निश्चित आपको परिवर्तन नजर आएगा। तो भरोसा करके थक चुके हैं कितनी बार, 75 साल हो चुका है भारत को आजाद हुए। हर बार वो नई लोग पर विश्वास करते हैं, नई पार्टी पर विश्वास करते हैं, हर बार धोखा मिलता है। तो उनका क्या है कि वो आने वाले समय में जन स्वराज धोखा नहीं देगी। उन्हें लगता है फिर से धोखा देगा, उससे अच्छा है कि फौरन का पार्टी है उसी को वोट दे देते हैं। तो फिर ये आप सवाल उससे नहीं कर सकते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। आपका जो स्तर है वो रहेगा ना। आप ओरिएंटेड एजुकेशन की बात कर सकते हैं, ना कलेक्टिव लाइफ की बात कर सकते हैं, ना न्यू डेमोक्रेसी आएगा, यह नहीं आएगा। यानी कि आप
आपको कष्ट है तो आप नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि आपने उस आप कष्ट, ऊपर का चेहरा देख के जब आप वोट दे रहे हैं, अपना अधिकार का हनन कर रहे हैं, तो फिर आपको उससे बोलने का क्योंकि क्या आपकी अधिकार है? जिंदगी में जो कष्ट है उसके भागीदार आप खुद हैं, क्योंकि आपने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपने चुनकर सही व्यक्ति को मैं वोट दिया। आपको बताता हूँ, मैं गुजरात में गया, 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है ना, आज भी आप वहाँ पंचिंग निकाल के देखेंगे तो वहाँ सारे मजदूरों का हाजिरी आपको नजर आएगा। यानी कि मजदूर दिवस के दिन छुट्टी मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिला। नहीं मिला। कौन कर रहा है? देश का प्रधानमंत्री है, उनसे पूछिए आप, यानी कि जो गृह मंत्री उसका से नाम से जो उसका दिन है उस दिन नहीं मिला है। आप इतना सा एक उदाहरण लीजिए ना, ये आज आप देख रहे हैं ये ट्रक है, ये किस लिए बना है? माल ढोने के लिए। ईंटा, गिट्टी, सीमेंट, बालू, छड़, इसी को ढोने के लिए माल मवेशी ये सब ढोया जाता है उससे। आप जब जाइएगा तो रिलायंस और नायरा एशिया का 2nd लार्जेस्ट रिफाइनरी कंपनी है। मैंने वहां देखा, मैं देखा ही नहीं, मैं वहां काम किया हूं और गया भी। तो ट्रक जो होता है उसमें रस्सी पकड़ के इस तरह से मजदूर लोग कंपनी काम करने जाते हैं और उसी तरीके से आते हैं, 45 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है। जब आप अपने बच्चे के लिए, आप अपने परिवार के लिए आप बाहर खट रहे, उन मजदूरों के लिए नहीं सोचिएगा तो फिर आप किसके लिए सोचिएगा भाई? जो आप अपना बच्चे के लिए, परिवार के लिए नहीं आप सोच पा रहे हैं तो आप दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, और सोचने का तरीका भी गलत है, तो कहाँ से आप उत्थान की बात कर पाइएगा? और क्या, मैंने यहाँ वहां पर देखा कितना घंटा काम होता है। 12 घंटा काम का ड्यूटी आवर है और 1.5 दूना 3 घंटा आने जाने में उसका समय एक्सपेंस। उसके पैसे नहीं मिलते हैं ड्यूटी 12 घंटे? कितना मिलता है? 20,000, 21,000, 22,000 यही मिलता है हेल्पर और रीगर को। तो बिहार कैसे बदलेगा? जनस्वराज को वोट देने से बदलेगा? बदलेगा। आज जो ये कर रहा 5 है, साल में वो कर देंगे, वो प्रयास तो कर सकता है, पर अभी तक तो थियोरेटिकली सभी लोग बोला हम उद्योग लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नीतीश कुमार ने तो काफी बदलाव किया, रोड है, बिजली है, पानी है, काफी कुछ दिया पहले जो नहीं उपलब्ध था। तो फिर हम दोबारा नीतीश कुमार पर क्यों ना भरोसा करें? क्या दिक्कत है नीतीश कुमार? उसने कहा, लेकिन आप देखिए बिहार जैसे जगह में कितना इंडस्ट्री लगा है। हाँ, तो हम अभी सड़कें अच्छा किया हमने, पानी अच्छा किया, बिजली अच्छा किया, अब उसकी बारी हो सकती है। क्या 20 साल में आपने कहीं इंडस्ट्री लगाया? क्या 20? अच्छा एक चीज आप मानिए, क्या टेलीफोन दूरसंचार विभाग कभी भारत सरकार को घाटा दे सकता है क्या? नहीं देगा। आप जितना भी चीजें हैं उसका प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? ये तो सेंट्रल मुद्दा हो गया। ना ये भी मुद्दा है। आप एक चीज जान लीजिए, ये आपको उचित लग रहा है क्या ये जो बोल रहा है? सभी मुद्दे अनुचित पर ही लोग बात करते हैं। प्राइवेटाइजेशन है, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन नहीं है क्या? जब देश एक है, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन नहीं है क्या? जब देश है एक है, तो उसको ये समझ में तब आएगा जब जिस सरकारी स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं उसी स्कूल में एक मंत्री और एमएलए, एक एमपी का बेटा पढ़ना शुरू कर देगा, तब उसके सिद्धांत को हम मानेंगे कि ये सही बात कर रहा है। ये तो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? मेरे ख्याल से संविधान ने हमें छूट दे रखा है कि भाई आप आपकी इच्छा है, जहां आपने जो करना चाहे कर सकते हैं। किसने दिया है उसको एप्लीकेशन? प्राइवेट स्कूल खोलने का एप्लीकेशन कौन देता है? सरकार ने दिया है। तो जब आप उसको एप्लीकेशन दे सकते हैं तो उसका एप्लीकेशन रद्द नहीं कर सकते आप जो ये झूठ बात करते हैं, इसका मतलब है हम लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में झूठ बात करते हैं आप कि सरकार एक है। जब राष्ट्र एक है, सरकार एक है, संविधान एक है, तो स्कूल भी एक होना चाहिए ना, कि जहाँ एक कॉमन समाज का बच्चा पढ़ता है तब उसे परेशानियां समझ में आएगी ना, कि जिस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ रहा है उसी स्कूल में एक मंत्री, एमएलए, एमपी का बच्चा पढ़ेगा, तब उसको समझ में आएगा कि क्या वास्तविक स्थिति क्या है। ये देखिए, कहने में, सुनने में अच्छा लगता है कि सारे प्राइवेट स्कूलों को खत्म कर दिया जाए, जितने भी सरकारी ऑफिसर्स हैं, नेता हैं, सारे प्राइवेट स्कूलों की जगह पर सरकारी स्कूल में जाए, सरकारी अस्पताल में दिखाए। कहने में अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में इसको इम्प्लीमेंट करना मुझे नहीं लगता है कि संभव है। वो करेगा ही नहीं। जहाँ परिवारवाद, वंशवाद ये हॉबी है तो वहाँ ये संभव ही नहीं है। समाज के पढ़े लिखे बेरोजगार लोग जो देश और समाज की चिंतन करता है उसको मौका ही नहीं देगा वो वहां जाने के लिए, उस तरह का एमेंडमेंट लाने के लिए। एमेंडमेंट यदि ये आ जाए तो फिर प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, एमेंडमेंट ही नहीं लाएगा वैसा। तो अभी जो बेलहर विधानसभा के जो कैंडिडेट हैं, आपका एक जनस्वराज के हैं ब्रजकिशोर पंडित हैं, और जेडीयू के हैं मनोज यादव जी,
और प्लस आरजेडी के हैं चाणक्य प्रकाश, और भी हैं कोई। हाँ बहुत। तो किन्हें लगता है किन्हें वोट देना चाहिए? आइडियोलॉजिकली तो मेरा मानना है जो आपके बुनियादी सवालों के बारे में सोच रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, वो तो सब कोई कर रहा है। नहीं कर तो रहा है। आरजेडी भी कह रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम प्रत्येक घर में एक नौकरी दे देंगे। असंभव है कि नहीं पता नहीं, बिहार की जनसंख्या बहुत बड़ी है और हर घर में एक नौकरी दे पाएगी, पता नहीं कितना हद तक ये संभव है, लेकिन वो कह रही है। अगर उस लोग उसको बातों को मानकर अगर आरजेडी को वोट दे भी दे तो पता नहीं नौकरी दे पाएगी नहीं। आपको क्या लगता है, संभव है ये? नहीं, क्यों संभव ही नहीं है। आपका बजट ही उस हिसाब से नहीं है। राज्य का कितना बजट, उतना पैसा कहाँ से आएगा? तो ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है? चुनावी जुमला। तो जो आपकी पार्टी मतलब मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी कोई पार्टी नहीं है। अच्छा, आपकी कोई पार्टी नहीं है। तो जन स्वराज भी तो बातें कर रही है कि हम भी आएंगे तो आपको क्या कहते हैं, आपको काम करने की, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकारी स्कूल में बच्चे जो पढ़ेंगे उनको हम पैसे देंगे। तो ये भी तो चुनावी जुमला हो सकता है इसमें। ये तो चंद दिनों की बात है, एक्सपेरिमेंट करने में क्या दिक्कत है? थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करने में क्या दिक्कत? यानी कि चंद दिनों की बात है। 5 साल? 5 साल नहीं तो विद इन 14, ये बोला है ना 14 नवंबर के बाद, तो इसको देखने में क्या जाता है? यानी कि सरकार आ जाएगी तो 5 साल तो रहेगी उसको। ये तो फर्स्ट प्रियोरिटी में उसने रखा है ना कि 14 नवंबर के बाद आपके बच्चे को बाहर नहीं जाना है। तो इसमें देखने में क्या दिक्कत? सबको नौकरी संभव थोड़ी है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि सबको आप गवर्नमेंट जॉब ही दे देंगे। बहुत ऐसा है जहाँ की आप लोगों को इंगेज कर सकते हैं। कितना जगह आप इंडस्ट्री लगा के, बहुत सारे रिसोर्स में आप काम देके आप उसको कर सकते हैं। छोटा छोटा उद्योग देके आप कर सकते हैं उसको। तो बनाने में तो फिर 5 साल समय लग जाएगा, फिर जनता थोड़ी कह रहे यार 5 साल में कुछ नहीं किया। आखिर उसका भी तो कुछ विजन है। 14 नवंबर के बाद जो बोल रहा है, कुछ तो विजन लेकर चल रहा है ना, कैसे हमको सेटअप करना है। क्या पता वो सिर्फ सपने दिखा रहे हैं। सपने तो आज देने के लिए आजादी के बाद आज तक सपने सभी ने दिखाया, लेकिन क्या किसने? सब लोग देख रहा है। यानी कि आप कह रहे हैं सपने दिखाए, एक बार इनके सपनों पर एक बार भरोसा करना चाहिए आम बुद्धिजीवियों को। आप, मैं बोला ना प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली नहीं, मैंने प्रैक्टिकली बोला आपको। आप गुजरात चले जाइए, आप गुजरात में जब आप देखिएगा सभी लोग वहाँ क्यों भाजपा को वोट देता है? क्यों? उसका कारण है कि वहाँ कॉमनली सारे लोगों को बेरोजगारी नहीं है। या मैंने देखा कि एक परिवार का 5 यदि लड़का है तो सभी एम्प्लॉय है वो। अच्छा, क्यों किसी के बारे में वहाँ चर्चा करना ही माने व्यर्थ है। अभी जो आप यहाँ देख रहे हैं भीड़ बुद्धिजीवियों की और किन्हीं लोगों का, वो भीड़ नजर नहीं आता है वहाँ चुनाव में। अच्छा, सब लोग एंगेज है अपने काम में। सभी आज आप ले लीजिए गुजरात में, भारत का लगभग हमको लगता है कि राजकोट वगैरह है, गुजरात है, सारी इंडस्ट्री का हब है वहाँ। सोलर ये लग रहा है ना। अब देखिए कितना वर्कर एम्प्लॉय है। तो क्या पता अगर यहाँ पर जेडीयू और भाजपा की सरकार वापस आ जाए तो यहाँ पर भी इंडस्ट्री बहुत सारा लग जाए। 20 साल जिस तरह से भाजपा ने वहाँ गुजरात में किया है, यहाँ भी संभव है, यहाँ भी वो कर सकती है। ये सिर्फ जुमलाबाजी है, कर नहीं सकती है। करने का यदि इसका कुछ रहता तो ये इतना दिन तक तो शासन किया, कुछ तो किया रहता। अच्छा, ये जो अभी जो थी नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार में, लेकिन बीजेपी कंप्लीट सरकार नहीं थी, उसे लगा कि अगर अभी करेंगे तो क्रेडिट नीतीश जी ले लेंगे, इसलिए शायद ना करते हैं। जब उसका इतना ही आपसी अंतर विरोध है तो आप सोच सकते हैं कि आगे क्या करेगा। अभी जब इतना अंतर विरोध है कुर्सी के लिए तो आगे क्या करेगा ये आप तो खुद सोच सकते हैं। हो सकता है कि भाजपा की सीट ज्यादा आ जाए तो वो सब कर ले। अगर उसकी प्रधानमंत्री, उसका मुख्यमंत्री यहाँ बने तो वो जिस तरह से गुजरात में विकास किया है उस तरह से यहाँ पर भी विकास देखने को मिले। हम तो गुजरात कभी नहीं गए, आप गए गुजरात, इसलिए हम आपकी बातों पर हम बात कर रहे हैं। नहीं, हम तो देखा, इसलिए मैं जो देखा हूँ अपनी आंखों से वो बोल रहा हूँ। विकास दिखती है, बिल्कुल विकास वहाँ दिखती है। ये भी तो हो सकता है गुजरात जो है समुद्र के किनारे है, इस कारण से वहाँ पर फैक्ट्रियां ज्यादा लगती है, उद्योग ज्यादा लगते हैं, व्यापार ज्यादा होती है। बिहार जो है एक लैंडलॉक कंट्री है, मतलब स्टेट है, चारों तरफ से घिरी हुई है नदी, कोई एक बड़ी समुद्र के किनारे नहीं, तो हमारा शायद व्यापार उतना ज्यादा नहीं है, ये भी वजह हो सकती है। उद्योग तो लग सकता है, छोटा छोटा उद्योग। कहाँ छोटा छोटा उद्योग लगा है अब बताइए? जो थे बंद हो गए, चीनी उद्योग मिल थे वो तो बंद हो चुके हैं। हाँ, उसकी तो स्टार्ट करने की बातें हुए थे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, लेकिन हुआ नहीं। कोई भी राज्य तरक्की तबे करता है जब वहाँ उद्योग धंधा, छोटा छोटा बिजनेस, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग स्थापित होता है। यहाँ कहीं है ही नहीं। आखिर शौक से लोग तो नहीं जाता है बाहर मजदूरी करने।
उसे यहाँ ही रोजगार यदि मिल जाएगा, वो क्यों जाएगा बाहर? 20,000, 25,000, 22,000 में आप कितना बचा सकते हैं? 10 से 12,000। 10,000 आपका एक्सपेंस है पर मंथ, इसके लिए क्यों जाएगा? बाहर काम करने में एक फायदा ये लोगों को लगता है कि वहाँ सुविधाएं अच्छे मिल जाते हैं, एजुकेशन की व्यवस्थाएं अच्छी हो जाती है, इसी कारण से ठीक है बाहर ही ज्यादा है। बिहार में अगर गांव में रहेंगे, रोजगार मिल जाएगा तो बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएंगे। एक चीज जान लीजिए, आर्टिफिशियल यदि आप मजबूत हो जाएंगे तो सारा सिस्टम आपका दुरुस्त हो जाएगा। आर्टिफिशियली आप मजबूत नहीं है, इसीलिए आपका सिस्टम उस हिसाब से मजबूत नहीं हो पा रहा है। पैसे हैं तो सारा चीज आप कर लेंगे। यानी कि नेता अगर चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, वो उसको चाहना ही नहीं है। अगर नेता चाह ले तो बिहार में बदलाव कर सकते, अच्छी शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ, बिहार के लिए कौन कहता है कि नेता को जनता का ख्याल है? उसे तो सिर्फ अपना ख्याल है, तभी तो वो माला माल है, वरना होता उसको आपका ख्याल तो आपका क्यों बुरा हाल है? तो यहाँ पर एक आखिरी प्रश्न ये बनता है सर कि एक आम नागरिक के रूप में, लंबी हमारी बातचीत हो चुकी है, एक आम नागरिक के रूप में जब वो वोट देने जाए तो क्या सोचे? वो सिर्फ ये सोचे कि मेरे बच्चे का भविष्य, कौन बेहतर शिक्षा की बात कर रहा है, कौन बेहतर रोजगार की बात कर रहा है, कौन बेहतर स्वास्थ्य की बात कर रहा है। ये यदि वो सोच के मतदान करेगा तो निश्चित परिवर्तन होगा। बिल्कुल, जनता को इसके लिए समझना भी पड़ेगा। बिल्कुल, समझदार कहाँ है, वो पढ़ी लिखी तो है लेकिन अक्षर ज्ञान तो है, लेकिन अच्छे बुरे में वो फर्क नहीं कर पाती है। बोलते हैं नीतीश कुमार की बातें भी अच्छी है, 10,000 उसको उसने दे दिया तो उन्हें लगता है चलो भाई हर बार तो 10,000 यही देता है, हमें लोन भी यही दिया है, चलो इसी को वोट देते हैं, यही अच्छी सरकार है। देखिए 10,000 दे देना बाएं हाथ से और दाएं हाथ से घुरा के ले लेना। कैसे कैसे ले लेगी वो? आप देख लीजिए, सबने तो पैसे मिले जमा के खर्च किए हैं, खूब सोने चांदी सबने खरीदे, 10,000 खरीदे है ना। वो देखिए कितना इलिटरेसी है। आपको यदि पैसा दिया गया तो बैंक यूनिवर्सिटी दे रहा है आपको क्या? शायद नहीं दे रहा है। तो ये आप समझिए, उसका काम था कि आपको लॉलीपॉप दिखाना, वो दिखा दिया। तो आप कहना चाह रहे हैं कि बाद में पैसे मांगे जा सकते? बिल्कुल लेगा, बिल्कुल लेगा। 10 के 20, 10 का 20, 10 का 15, 10 का 13, लेकिन लेगा वो लेगा। और यदि नहीं लेगा तो साथ साथ उसको एनओसी सबको रिलीज कर देना चाहिए। रिलीज कर देना चाहिए ना कि मैंने आपके खाते में पैसा दिया, आपको ऐसे दिया। अब तो लेके खर्चा कर लिया, अब क्या करेगा वो उसको करना ही नहीं था। जिस समय में वो घोषणा किया तो इस पैसे वो क्या करके दिया है कि ये पैसा दे रहा हूँ आपको रोजगार करने के लिए। ऐसा कहाँ कहा कि इस पैसे को हम दे रहे हैं तो फिर पैसा को रिटर्न नहीं करना। ऐसे बांटेगा तो फिर चुनाव आयोग उस पर या फिर सरकार की संस्था उस पर क्वेश्चन करेगी, इसलिए उसने एक नाम ले लिया कि हम तुमको बिजनेस के नाम पर दे रहे हैं। बिजनेस के नाम पर दे रहे हैं तो आपको आपसे रिटर्न लेगी। हो सकता है ना भी ले, हो नहीं सकता है, लेगी ही। बहुत सारे लोन, बड़े बड़े लोन माफ होते हैं, तो ये भी हो सकते हैं। मैं भी आज से 20 साल 25 साल पहले लिया था ग्रामीण बैंक से लोन 10,000 का। तो बहुत इस तरह की बातें उठी कि भाई ये लोन माफ हो गया, लोन ये माफ हो गया। और उस लोन के लिए मेरे पास नोटिस आया बजाते बाका से कि भाई इस पैसे को आपको इतना से इतना तारीख तक जमा कर देना है, वरना आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 10,000 का मैंने 18,000 रुपया जाके दिया। चलिए, तो अब एक आम जनता के रूप में हमने इनकी राय सुनी, और आप भी जब वोट देने जाएं, जो आगामी यहाँ पर 11 को वोट है ना, इधर 11 को है पहला चरण नहीं, दूसरे चरण में यहाँ पर वोट, दूसरे चरण में जब भी वोट देने जाएं सोच समझ कर वोट दें। और एक चीज तो मैं अंत में आपको बोलूंगा, भाई सब जगह आपने देखा ना, रास्ता इधर है ना रास्ता उधर है। अरे अब तो बुद्धिजीवियों सोचो आपको जाना किधर है। जिसको दिया आपने बार बार मौका, आज तक उसने दिया आपको जमकर धोखा, फिर वही सब खड़ा शेर की तरह निडर है। मेरा इस लाइन में व्यंग है बुद्धिजीवियों के लिए। न रास्ता इधर है न रास्ता उधर है। अरे अब तो सोचो आपको जाना किधर। चलिए, अंत में मैं बुद्धिजीवियों से यही अपील करूंगा, नेताओं का चाल चरित्र चेहरा को आपने देख लिया है, इसलिए अपना चरित्र और अपने बच्चे का भविष्य और राज्य और देश परिवार समाज की दशा और दिशा को देखते हुए वो जैसे बदलते हैं, आप भी बदल के एक अच्छे उम्मीदवार के पक्ष में अपना मतदान कीजिए।
ताकि आने वाला आपको उज्जवल भविष्य के रूप में दिखाई पड़े। और आपका जनरेशन भी एक बेहतर आने वाला जनरेशन ये नहीं कहे कि हमारे पूर्वजों ने गलतियां की है, अब भी सुधरने का समय है। यानी बिहार में परिवर्तन की जरूरत है, तो उसके लिए हमें परिवर्तन होना। हाँ, अपने आप में परिवर्तन लाने की जरूरत है। चलिए तो यहीं पे खत्म करते हैं। नमस्ते।